स्टूडेंट मैं निर्भय एमी का हिंदी यूट्यूब चैनल में आपका मोस्ट वेलकम करता हूं। हम लोग केमिस्ट्री का एक चैप्टर कर रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम, मतलब कि परमाणु का संरचना। कल कुछ बातें किए थे और उसी सिलसिला को आगे करते हुए इस चैप्टर को आज खत्म कर लेंगे हम। और इस वीडियो में और क्या रहने वाला है, एक स्टूडेंट अपने टेलीग्राम चैनल पे एक क्वेश्चंस को सेंड किए थे। फिजिक्स का एक क्वेश्चन था, उनका बहुत अच्छा क्वेश्चन था, तो मैं उसका सॉल्यूशन इस वीडियो के लास्ट में करूंगा। तो आप भी अगर उस चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं टेलीग्राम से, तो आप जुड़ जाइए। अब वहां पे सब कुछ सही हो गया है, आप जाइए और आप अपने टेलीग्राम के सर्च बार में सर्च कीजिए क्रैक पॉलिटेक्निक, CRACK क्रैक पॉलिटेक्निक। वहां से आप जुड़ जाएंगे, या तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दिया गया है, आप वहां से भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, आप वहां पे जुड़ जाएगा तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों में जल्दी से, जहां पे भी आप हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, सब जगह पे शेयर कर दें, ताकि सभी आपके फ्रेंड इस चीज का फायदा उठा पाए। चलिए, एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोग पढ़ चुके थे कि क्या होता है एटम, एटम के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कैसे रहता है, प्रोटॉन कैसे रहता है, न्यूट्रॉन कैसे रहता है। ये सारी बातें हो चुकी थी। आज हम लोग 1 से 30 तक के एलिमेंट को याद करेंगे। चलिए याद करेंगे। फिर उसके बाद वैलेंसी क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, उसके अंदर कैसे इलेक्ट्रॉन अरेंज रहते हैं, इन सारी बातों को हम लोग करेंगे। ठीक है, तो चलिए एटॉमिक स्ट्रक्चर ये है। एटॉमिक नंबर यहाँ पे लिखा गया है केमिकल सिंबल, और यहाँ पे लिखा गया है कि एलिमेंट। जैसे केमिकल यहाँ पे एटॉमिक नंबर, हर एटम का अपना एटॉमिक नंबर होता है। एटॉमिक नंबर के बारे में बताए थे कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, किसी भी एटम के न्यूक्लियस में प्रेजेंट प्रोटॉन की संख्या को उसका एटॉमिक नंबर बोलते हैं। तो यहाँ पे किस एटम के न्यूक्लियस में कितना प्रोटॉन है, यहाँ पे ये लिखा गया है। ये हाइड्रोजन है, मान लो ये हाइड्रोजन है, तो इसको इतना बार बार हाइड्रोजन लिखना पढ़ते समय इसका बहुत सारे केमिकल रिएक्शन में यूज होता है। तो हाइड्रोजन इतना बड़ा लिखना पॉसिबल नहीं है, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में इसको H बोलते हैं। इस शॉर्ट फॉर्म कैसे बनता है ये भी आपको बता दूं कि जो इसका केमिकल सिंबल होता है, मतलब जो रासायनिक सिंबल होता है, इसको जो छोटे टर्म में दर्शाते हैं, तो जो भी एलिमेंट है उसके नाम के पहला अक्षर को ले लेते हैं। अगर दो एलिमेंट एक ही नाम से शुरू हो, जैसे देखिए ये हाइड्रोजन और हीलियम दोनों H से शुरू है, तो इसका भी H ले लेते, इसका भी H ले लेते, तो कंफ्यूजन हो जाता कि हाइड्रोजन है कि हीलियम है। तो अगर दो एलिमेंट का नाम एक ही नाम से शुरू हो, तो उसका पहले जो आता है उसको तो पहला लेटर ले लेंगे, जो दूसरा आएगा उसको दोनों को दो उसका ले लेंगे, मतलब कि है H और E। ठीक है, आप समझ गए। H अगर बोलेंगे तो हाइड्रोजन और He बोलेंगे तो हीलियम। यहाँ पे दोनों H से शुरू हो रहा था, इसलिए इसका दो वर्ड ले लिए। जहां पे भी ऐसा होगा दो एलिमेंट का नेम एक जैसा होगा, एक ही वर्ड से शुरू होगा, तो पहले वाला जो पहले आएगा उसका पहला वर्ड लेंगे, और जो बाद में आएगा उसका पहला और दूसरा दोनों वर्ड ले लेंगे, दोनों लेटर ले लेंगे। क्लियर है। तो क्या है ये हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1 होता है, सब जानता है। इसमें कितने प्रोटॉन होते हैं, 1 होते हैं। इसको किससे डिनोट करते हैं, H से। हीलियम का क्या होता है, 2, और इसको किससे डिनोट करते हैं, He से। लिथियम का क्या होता है, 3, इसको किससे डिनोट करते हैं, Li से। तो आप याद करते जाएंगे। बेरिलियम का कितना होता है, 4, इसको किससे डिनोट करते हैं, Be। बोरॉन का कितना होता है, 5, इसको किससे डिनोट करते हैं, B से। कार्बन का कितना होता है, 6, इसको किससे डिनोट करते हैं, C से। नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, नियोन हो गया, सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया। अब बच्चे सोच रहे हैं कि इसको कैसे याद होगा। आपको कुछ नहीं करना है, जब मैं PDF दे दूंगा, या आपके बुक में भी दिया गया है, आप इसको बैठ के 10 मिनट रटेंगे ना, हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 2, ऐसे करके, लिथियम का 3, तो आपको खुद ब खुद एक बार रट के और कॉपी पेन पे बिना देखे सबका नाम लिख लेंगे। मैं हिंदी में भी प्रोवाइड किया हूँ, आप हिंदी वाले बच्चे टेंशन में ना आएगा, जस्ट इसके नीचे मैं हिंदी में भी लिखा हूँ। सिलिकॉन का कितना हो गया, 14, फास्फोरस का 15, सल्फर का 16, क्लोरीन का 17, आर्गन का 18, क्रिप्टन का पोटेशियम का 19, कैल्शियम का 20, स्टैंडियम का 21, टिटेनियम का 22, वेनेडियम का 23, क्रोमियम का 24, मैग्नीज का 25, और आयरन का 26, कोबाल्ट का 27, निकेल का 28,
कॉपर का 29 और जिंक का 30। ऐसे इस सारे एलिमेंट का मैं नाम यहाँ पे हिंदी में लिख दिया हूँ। तो आप ये तो आप ही का काम है, आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, आपको याद करने के लिए कोई बहुत बड़ा इसमें कोई ट्रिक व्रिक का यूज नहीं करना है। अगर आपको करना होगा तो कर लीजिएगा। मैं तो कहूंगा कि आप इसको आराम से 2-4 बार लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ट्रिक तो कभी भूल भी जाइएगा, लेकिन ऐसे नहीं भूलिएगा। 2-4 बार आप लिख के ट्राई करेंगे। चलिए ठीक है, सब लिख दिए। फास्फोरस, फास्फोरस को हिंदी में गंधक बोलते हैं। क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, लोहा, कोबाल्ट, निकेल, तांबा और लास्ट में। मेन टॉपिक पे हम आते हैं। इसमें ये आपको समझाना बाकी था कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, हम लोग तो पढ़ लिए थे कि जो ये एटम अगर है, एक एटम है, तो इसके अंदर में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, और इसके बाहर के ये ऑर्बिट में, कक्ष में इलेक्ट्रॉन रहता है। तो कौन से कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है, कैसे अरेंज रहता है, कैसे इलेक्ट्रॉन किस कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है, इन सारी बातों को कौन एक साइंटिस्ट समझाए थे, जिनका नाम था बोर और बरी। बोर बरी स्कीम के तहत हम लोग इलेक्ट्रॉन के वितरण मतलब डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़ेंगे कि उसके ऑर्बिट में, कक्ष में इलेक्ट्रॉन कैसे वितरित रहते हैं। इस थ्योरी को किसने बताया था, बोर बरी ने। ठीक है, तो कैसा, इनका कुछ रूल दिए थे कि कैसे इलेक्ट्रॉन, कैसे कुछ नियम बत समझाए थे हम लोग कि ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन रहते हैं उस अपने ऑर्बिट में। तो इनका पहला नियम क्या था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एनी ऑर्बिट इज 2 to the power 2 into n to the power 2। मतलब कहते हैं कि किसी कक्ष में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 into n के पावर 2। कल हम लोग इसमें बात भी किए थे कि देखिए, मान लो कि ये एक एटम है, ये है, तो इसका कितना सेल होगा, ये पहला सेल होगा, उसको K बोलेंगे, दूसरा L, तीसरा M और चौथा N। ठीक है, चौथा सेल N होगा। एक एक को 1 बोलते हैं, L को 2 बोलते हैं, M को 3 बोलते हैं, N को 4 बोलते हैं। और इसके आगे जैसे बढ़ते जाएंगे और बढ़ते जाएंगे। तो आपसे कोई पूछेगा कि K सेल में कितना इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रह सकता है, तो कोई नहीं, बोर बरी का जो ये थ्योरी है 2n स्क्वायर, n की जगह पे कितना हो जाएगा 2 into 1 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 2। तो K सेल में कितना इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रहता है 2। फिर पूछेगा L सेल में कितना रहता है, तो L का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो 2 into 2 to the power 2, तो 2 into 4, 4 2 जा 8। L सेल में कितना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रहता है 8। M सेल में पूछेगा आपसे, तो M का वैल्यू कितना हो जाएगा 3, तो 2 into 3 का स्क्वायर, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18 हो गया, 18 हो गया। M सेल में पूछेगा N सेल में कितना रहता है, तो N सेल में कितना रहेगा 2 into 4 to the power 2, तो कितना हो जाएगा 16 और 2 32। आई होप कि आप इस चीज को समझ पाए कि किस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रह पाएगा। ये जो मैं बताया वो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होगा कि उस सेल में मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है। इलेक्ट्रॉन मतलब सेल, इलेक्ट्रॉन मतलब आप ऐसा समझ सकते हैं कि एक घर है, उसमें इतने, ये एक घर है, इसमें इतने रूम्स हैं, तो किस रूम में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, कितने लोग रह सकते हैं, वो दिया गया है। पहले रूम में कितना 2, दूसरे में कितना हुआ था 8, तीसरे में कितना हुआ था 18 और चौथे में 32, चौथे में 32। इससे ज्यादा नहीं रह सकते हैं कि इसमें चौथे में 32 से ज्यादा नहीं रख सकते, 32 से कम रह सकते हैं लेकिन ज्यादा नहीं रख सकते। इसमें 18 से कम रह सकते हैं, ज्यादा नहीं रह सकते। इसमें 8 से कम रह सकते हैं, ज्यादा नहीं रह सकते हैं। और इसमें 2 से कम रह सकता है लेकिन ज्यादा नहीं रह सकता है। इसके बाद अब एक बात आप पढ़े होंगे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी एकोमोडेट इन ऑर्डर मोस्ट आउटर मोस्ट सेल इज 8। क्या लिखा हुआ है कि कह रहा है कि अगर कोई भी एटम है, ठीक है, इसमें बहुत सारा सेल होगा, मे बी इस कोई मान लो एटम है, मान लो इसके 3 सेल है, K सेल है और L सेल है, मान लो 2 ही सेल है, तो ये सेल जो सबसे बाहर मिल रहा है इसको क्या बोलेंगे, बाहरी सेल बोलेंगे, आउटर मोस्ट सेल बोलेंगे। तो किसी भी एटम के आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, 8 से ज्यादा नहीं रहेगा। भले उसका कैपेसिटी मान लो ये 3 K L और M ले लो, मान लो 3 सेल का ये एटम होता, तो इसका मैक्सिमम कैपेसिटी कितना है, ये M सेल का मैक्सिमम कैपेसिटी अभी हम लोग पढ़े थे कि 18 है। भले इसमें इसका मैक्सिमम कैपेसिटी सबसे ज्यादा रखने का इसमें कितना लोग को रख सकता है, 18 लोग को रख सकता है, लेकिन चूंकि ये बाहरी सेल है, आउटर सेल है, तो इसमें 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रखेंगे। ये बोर बरी का दूसरा थियरी है कि जब कोई भी सेल जब बाहरी सेल की तरह बिहेव करेगा, बाहरी मतलब आउटर मोस्ट सेल की तरह बिहेव करेगा, तो उसमें 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रखेंगे।
आगे पढ़ेंगे। और क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन क्यों रखते हैं, क्योंकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा और वह स्टेबल हो जाएगा, सक्रिय नहीं रहेगा, वो किसी से रिएक्शन नहीं करेगा। ठीक है, तो 2 थ्योरी पढ़ लिया। तीसरा, इलेक्ट्रॉन आर अरेंज्ड, इलेक्ट्रॉन आर नॉट फिल्ड इन गिवन सेल अनलेस द इनर सेल इज फिल्ड। कह रहा है कि अगर मान लो कि किसी परमाणु में दिए गए कोष में इलेक्ट्रॉन तब तक स्थान नहीं लेता जब तक कि भीतरी कक्ष पूर्ण रूप से भर नहीं जाए। मैं आपको समझाता हूँ इसका मतलब क्या हुआ। देखो मान लो कि आप ये कोई एटम है, ठीक है। अब आपके पास मान लो कि कोई भी एटम है जिसका एटॉमिक नंबर मान लो 20 है, मान लो 20 है, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 8, कितने सेल है, ये तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन वाला हो गया, ये यहाँ पे के सेल हो गया, ये एल सेल हो गया और ये एम सेल हो गया। ठीक है, तो पहले सेल में तो कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो ऐसा आप नहीं करोगे कि इसमें 1 इलेक्ट्रॉन भर दिया, इसमें अब इसको बिना भरे छोड़ के इसको भरने लगे। पहले ये कंप्लीट सेल भरेंगे, फिर ये सेल भरेंगे, फिर ये सेल भरेंगे। वही कह रहा है कि सेल भरते जाएंगे, ऐसा नहीं है कि किसी को छोड़ के उसके बाहर वाले को, जब तक अंदर वाला सेल नहीं भरेगा तब तक उसके बाहर वाले सेल को नहीं भरेंगे। जितना अंदर वाले, मान लो ये के सेल है तो इसका मैक्सिमम कैपेसिटी 2 है, तो पहले इसको 2 देंगे, उसके बाद ही बाहर जाएंगे, इसमें जाएंगे, इसमें जितना देना है उतना देंगे। फिर मान लो इसका कैपेसिटी 8 है तो इसमें 8 देंगे, 8 से बचेगा तब इसको भरेंगे, नहीं तो नहीं भरेंगे। क्लियर है, तो पहले अंदर वाला सेल भरते हैं, फिर बाहर वाला सेल भरते हैं। ये 3 बातें हो गई। अब चलिए पढ़ते हैं कि कैसे सेल को भरते हैं। अब मान लो एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1 होता है। तो इसका जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो क्या होगा, 1, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये हाइड्रोजन का, मान लो ये हाइड्रोजन है, तो इसमें तो एक ही है, एक मतलब इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन को कैसे आप समझा सकते। अच्छा, ये पहला ही सेल में हो जाएगा, तो पहला सेल में 1, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे देंगे। यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन तो हाइड्रोजन में होता ही नहीं है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, आप ध्यान रखेंगे कि कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसके पास न्यूट्रॉन नहीं होता है, जिसका न्यूट्रॉन 0 होता है, वो है हाइड्रोजन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस बात को ध्यान रखेंगे। तो ये हाइड्रोजन का पहला सेल में 1 इलेक्ट्रॉन को दे देंगे, ऐसे उसका इलेक्ट्रॉन रहेगा। ये जो बीच में दिया गया है वो नाभिक है, न्यूक्लियस है, जिसमें सिर्फ प्रोटॉन है। अब आते हैं हीलियम की बात। हीलियम से हीलियम से पहले आप मान ले सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है। जब आप इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 2, पहला सेल में 2 जाएगा, दूसरा सेल में 8 जाएगा, 8 तो 10, अभी 11 ले जाना है, तो तीसरा सेल में कितना होगा, 1। इसमें ऐसा नहीं है कि इसमें 10 दे देंगे। दूसरा सेल का कैपेसिटी कितना है, देखिए पहला सेल का कैपेसिटी 2 है, दूसरा सेल का 8 है, तीसरा सेल के 18 और चौथा का 32। तो दूसरे में 8 से ज्यादा नहीं देंगे, पहले में 2 से ज्यादा नहीं देंगे। ठीक है, तो पहले सेल में मैक्सिमम कितना रह सकता है, 2, दूसरे में मैक्सिमम कितना रह सकता है, 8, और तीसरे में 1 बस गया। टोटल 11 हमको करना है, तो 8 तो 10, 1 11। तो ये जो इलेक्ट्रॉन हो गया, देखिए तो हाइड्रोजन में कैसे, हीलियम में कैसे समझाएंगे, कितना सेल होने वाला है, 3 सेल होने वाला है। ठीक है, हीलियम में कितना सेल होने वाला है, 3 सेल होने वाला है। तो ये तो नाभिक हो गया, ये 1 सेल, ये दूसरा सेल और ये तीसरा सेल। क्लियर है, तो पहले सेल में कितना आया था, 2 गो, तो 2 गो यहाँ पे बैठा देंगे। दूसरे सेल में कितना आया था, 8 गो, 1 2 3 4 5 6 7 8, और तीसरे सेल में कितना हो गया था, 1। तो ये क्या हो गया, आउटर मोस्ट सेल हो गया, ये बाहरी सेल हो गया। कभी भी इस सेल में 8 से ज्यादा नहीं रखेंगे, तो इसमें तो 1 ही इलेक्ट्रॉन अपने पास है, तो 1 इलेक्ट्रॉन, तो ऐसे इसमें इलेक्ट्रॉन को सजाएंगे। देखिए हीलियम, सोडियम कहाँ पे है, सोडियम में यहाँ पे दिखाया गया आपको। ठीक है, वैसे ही आप हीलियम को ले लें। हीलियम का कितना होता है, 2 होता है, हीलियम का 2 होता है। तो पहले सेल में तो मैक्स इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने जाओगे तो पहले सेल में ही ये कंप्लीट हो जा रहा है। तो इसका सेल कैसे बनेगा, ये प्रोटॉन, ये मान लो नाभिक हो गया, तो इसका 1 ही सेल बनेगा। नाभिक में तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहेगा, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा। ठीक है, हीलियम हो गया। और किसी का ले लीजिए, मान लो फास्फोरस हो गया, या क्लोरीन ले लो। क्लोरीन का कितना होता है, 17। तो 17 को कैसे लिखेंगे, 2, पहला में 2, दूसरे में 8, 2 8 10 हो गया, और 7 बच रहा है, तो तीसरे में 7 ले लेंगे, 17। तो जब इसका बनाने जाएंगे तो कितना बने, कैसे बनेगा, देखिए ये नाभिक हो गया, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये पहला सेल, 3 सेल बनाना, तो 3 सेल बनाना पड़ेगा। तो इसमें 2, इसमें 8 और इसमें 7, लास्ट वाले में 7। क्लियर है, आई होप कि आप समझ पाएंगे कैसे इलेक्ट्रॉन अरेंज हो रहा है। ऐसे करके आप 20 तक आप खुद से देखेंगे कि किसमें कितना इलेक्ट्रॉन और कौन सा इलेक्ट्रॉन जो है बाहरी सेल में कितना बाहरी सेल में प्रेजेंट हो रहा है।
वहीं से आपका पता चलता है किसका इलेक्ट्रॉन का वैलेंसी कितना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, मतलब कि संयोजकता कितना है और संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है। अब चलिए इसी बात को बात करेंगे कि किसी भी एटम का, ये बाद में मैं समझाऊंगा ये वाला पोर्शन, ये भी दोनों हिंदी इंग्लिश में। किसी भी इलेक्ट्रॉन का संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या कहते हैं किसी भी एटम का। देखिए मान लो अभी जस्ट हम लोग लिखे थे सोडियम के बारे में, तो सोडियम के बारे में लिखे थे तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है। 11 होता है तो जब आप इसके इलेक्ट्रॉनिक नंबर लिखेंगे तो 2, 8 और 1, तो ये जो था जो हम सजा रहे थे तो ये सबसे बाहरी सेल में पड़ रहा था। बताए थे ना सोडियम का, देखिए सोडियम का ये बताया था कि एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन हो गया, ये पहला सेल, ये दूसरा सेल, चूंकि 3 हुए तो तीसरा सेल, तो इसमें तो 2 गो रहा था, इसमें 8 हो रहा था, इसमें 1। तो ये बाहरी सेल में जितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, किसी भी एटम के बाहरी सेल में जितना इलेक्ट्रॉन रहता है उसको क्या बोलते हैं, उस एटम का संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, आउटर या वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो सोडियम के केस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 1, क्योंकि ये बाहरी सेल में है। क्लोरीन के केस में कितना हो गया संयोजी इलेक्ट्रॉन, 7, ठीक है, ये सब क्या है, संयोजी इलेक्ट्रॉन है 7। तो बाहरी सेल में, किसी भी एटम के बाहरी सेल में जितना इलेक्ट्रॉन रहता है उसको क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे लिखा गया किसी भी एटम के सबसे बाहरी सेल में जितना इलेक्ट्रॉन रहता है, बाहरी कक्ष में जितना इलेक्ट्रॉन रहता है उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन या संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, आई होप कि आप समझ पाए होंगे। अब इसके बाहरी सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके बाहरी सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है और इसके बाहरी सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो आपको पता है कि बोर-बोरी स्कीम के थ्रू कोई भी एटम तब तक स्टेबल नहीं होता है जब तक कि उसके बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन ना हो। जब तक कि उसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन ना हो तब तक वो स्टेबल नहीं होता। स्टेबल कहने का मतलब वो शांत नहीं बैठता, इधर से उधर कूदते रहेगा, किसी ना किसी से रिएक्शन, किसी ना किसी का साथ चाहेगा, वो स्टेबल नहीं है। तो उसको मान लीजिए इसको, तो ये क्या करेगा अपने आप को स्टेबल होने के लिए, इसको 1 है, इसको 7 है, तो ये अपने आप को स्टेबल होने के लिए, शांत होने के लिए या तो ये 7 किसी दूसरे घर से मांग के लाएगा, या फिर ये इसको एक किसी और ये एक किसी या तो 7 किसी के दूसरे घर से मांग के लाएगा या अपना ही इसको दे देगा, तो ये सेल खाली हो जाएगा, तो अब ये बाहरी सेल बच जाएगा। तो इसके बाहरी सेल में तो 8 इलेक्ट्रॉन है, ये स्टेबल है। तो या तो ये कुछ इलेक्ट्रॉन अपने आप को स्टेबल करने के लिए, कुछ एटम अपने आप को स्टेबल करने के लिए कुछ इलेक्ट्रॉन का लॉस करते हैं या कुछ इलेक्ट्रॉन का गेन करते हैं। मतलब या तो कुछ इलेक्ट्रॉन किसी को दे देते हैं या कुछ इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेते हैं। उसी मतलब स्कीम के थ्रू हम लोग उसका वैलेंसी पता कर सकते हैं। तो बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करने के लिए कोई भी एटम जितने इलेक्ट्रॉन का लॉस या गेन, मतलब कि जितना इलेक्ट्रॉन का लेन देन करता है, गिव और टेक करता है, या किसी को देता है या किसी से लेता है, उसे क्या बोलते हैं, उस एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी बोलते हैं या संयोजकता बोलते हैं। कहने का मतलब देखिए ये सोडियम है, अब सोडियम के पास आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो अपने आप को इसको 8 करने के लिए क्या करना होगा, आपको, आपके पास 1 रुपया है, आपको 8 रुपये चाहिए, आपको शांत रहने के लिए, आपके काम होने के लिए, जो भी चाहिए, तो आप क्या करेंगे, या तो आप किसी से 7 रुपया लेंगे, या आप ये भी देख रहे हैं कि अगर ये मैं दे दूंगा, ये खत्म कर दूंगा, तब मेरे ऐसे भी बाहरी मोस्ट में अब देखिए 2 और 8 है, ये अब लास्ट में 8 बच रहा है। तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो 1 आप किसी को दे दीजिए या 7 किसी से ले लीजिए। अब आप नॉर्मल सा बात सोचिए, 2 आदमी है तो आप उसके पास कहें कि देखिए भाई ये मान लो ये और ये है, इसको स्टेबल होने के लिए क्या करना है, इसको स्टेबल होने के लिए 1 चाहिए या 7 किसी को देना पड़ेगा। अब इसको 1 चाहिए और इसको 7 चाहिए, अब बताइए किसको मिलेगा, इसको मिलेगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है 1 रुपया, इसको 1 रुपया की जरूरत है तो इसको जल्दी कर्ज मिल जाएगा, कोई भी दे देगा। इसको 7 रुपये की जरूरत है तो इसको कर्ज नहीं मिलेगा, इसको खुद ही अपना देना पड़ेगा दूसरे को, बोले भैया ले लो आप। अब कोई भी मतलब मान लो, कैसे मैं समझाता हूँ आपको, मान लो आप ये कहीं गए होटल में रूम लेने, ये 2 फैमिली आ गया। अब आपको क्या चाहिए, आपके फैमिली में 10 मेंबर है, 11 मेंबर है, एक इतने लोग के लिए तो रूम कंप्लीट हो गया, लेकिन इस बच्चा जो अकेला पड़ जा रहा है इसके लिए रूम 1 लेना पड़ेगा। और इस फैमिली के पास 17 लोग हैं, इन लोग का इसमें भी इन लोग का अरेंजमेंट हो गया, इसके लिए रूम चाहिए। तो जब आप कहेंगे कि इस फैमिली को आप बोलेंगे कि आप रूम मेरे साथ शेयर करें, तो आपके अपने फैमिली के बच्चे को उसके फैमिली में भेजना पड़ेगा, क्योंकि उसके 7 लोग हैं, उसके 7 लोग आपके यहाँ थोड़ी ना आएंगे, आपके 1 लोग उसके यहाँ जा सकते हैं। तो क्या करेगा, जिसमें कम मतलब मान लो कि इसको लूज करना पड़ेगा
और ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक अपना दे के अपना क्या करेगा, ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा, अपने आप को स्टेबल कर लेगा, और ये एक लेके अपने आप को स्टेबल कर लेगा। ठीक है, तो इसका वैलेंसी कितना होगा, आपको इसको 8 करने के लिए क्या करना होगा, एक क्लोज करना होगा, तो इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा 1, और इसका वैलेंसी इसको लेना होगा, मतलब कि तो इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा 1, क्योंकि ये भी एक ले रहा है। जितने इलेक्ट्रॉन का लेन देन होता है उसको क्या बोलते हैं, उसका वैलेंसी। तो ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो स्टेबल हो जाएगा, तो इसका वैलेंसी 1, ये एक इलेक्ट्रॉन देगा तो स्टेबल हो जाएगा, तो इसका वैलेंसी भी 1। चलिए यहाँ पे लिखे हुए हैं, बोरबरी स्कीम के अनुसार किसी तत्व के बाह्यतम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन रहता है तो वह तत्व रासायनिक रूप से केमिकली इनएक्टिव होता है। और हाँ, हीलियम के केस में, हीलियम एक ऐसा एटम है जिसका तो एटॉमिक नंबर कितना होता है 2 ही होता है, और उसका मतलब कि उसके बाहरी सेल में अगर दो ही इलेक्ट्रॉन रहता है तो वो स्टेबल होता है। तो हीलियम को अपने आप को स्टेबल करने के लिए, मतलब अपने आप को निष्क्रिय करने के लिए बाहरी कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन का जरूरत होता है। बाकी सब हीलियम को छोड़ के बाकी जितने भी एलिमेंट है, जितने भी तत्व है, सबको अपने आप को स्टेबल करने के लिए उसके बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, 8 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। तो अपने आप को 8 करने के लिए कुछ तो कुछ करेगा, या तो किसी से लेगा या तो किसी से देगा। जितने इलेक्ट्रॉन को लेगा या किसी को देगा उसको उसका क्या बोलेंगे, वैलेंसी बोलेंगे, संयोजकता बोलेंगे। तो यहाँ पे लिखा गया है परमाणु वैलेंसी के बारे में लिखा गया, परमाणु के बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन के अष्टक बनाने के लिए जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉन की साझेदारी या स्थानांतरण होता है वही उस तत्व का संयोजकता कहलाता है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस और शेयर्ड बाय द एटम टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट इज कॉल्ड वैलेंसी। अब देखिए ये क्या है, जैसे मैं यहाँ पे समझा हूँ कि सोडियम है, सोडियम का कितना हो गया, इसका वैलेंसी कितना हो गया। इसको अपने आप को कंप्लीट करने के लिए क्या करना होगा, या तो 7 किसी को देना होगा, या तो 7 किसी से लेना होगा, या 1 किसी को देना होगा। तो इसको ये वैलेंसी 7 लिखा है, गलत है, इसको 1 देना इजी है। ठीक है, 1 ये अपने आप किसी को लूज कर देगा, तो इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा, आप पीडीएफ में सुधार लेंगे, वैलेंसी इसका कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। और इसका क्लोरीन को भी क्या करना होगा, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में बाहरी सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसको 1 इलेक्ट्रॉन और हो जाएगा तो इसका काम हो जाएगा, इसके बाहरी सेल में कितने हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और ये 1 दे देगा तो ये इसको मिटा दीजिए, ये 1 दे दिया तो इसके भी बाहरी सेल में 8 हो गए, ये 1 ले लिया तो इसके भी बाहरी सेल में 8 हो गए, तो इसका क्या हो जाएगा 2 8 8। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा लूज करने के बाद 2 8। ठीक है, तो ये से हो गया, तो इसका वैलेंसी कितना हो गया, इसका वैलेंसी हो गया 1, और इसका भी वैलेंसी कितना हो गया 1। लेकिन इसका पूछेगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है तो 1, इसका पूछेगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है तो 7। क्लियर हो गया। आई होप कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी में आप फर्क समझ पाएंगे। वैलेंसी निकालने के लिए एक तरीका भी होता है, ये फॉर्मूला भी लोग यूज करते हैं, 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 8 माइनस संयोजी इलेक्ट्रॉन। देखिए इसका वैलेंसी आपको निकालना है तो 8 माइनस संयोजी इलेक्ट्रॉन आप करेंगे तो अच्छा, ये फॉर्मूला मैं बता दूं आप कब लगाएंगे, अभी आप इस फॉर्मूला को नहीं लगाएंगे, ये फॉर्मूला आप कब लगाएंगे, जब क्या होगा, जब जब इसको वैलेंसी इसका 5 से ज्यादा होगा, 5 6 और 7, बाहरी सेल में 5 6 और 7 इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो आप इस फॉर्मूला को लगाएंगे। फॉर्मूला की कोई जरूरत ही नहीं है, फॉर्मूला आप छोड़िए, ये आप डायरेक्ट आप समझे कि इसके बाहरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, इसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको लेना पड़ेगा कि देना पड़ेगा। मैं आपको समझा दूं कि कितना इलेक्ट्रॉन तक रहेगा तो लूज करना पड़ेगा, और कितना इलेक्ट्रॉन तक रहेगा तो गेन करना पड़ेगा। जिस भी एटम के बाहरी सेल में 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा, 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा और 3 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो इसको कोई देगा नहीं, इसको खुद अपना लूज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, लूज करना पड़ेगा। तो इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा 1 2 और 3। और जिसके पास 5 6 और 7 रहेगा वो अपना लूज नहीं करेगा, वो किसी से लेके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। तो ये कितना लेगा तो ये 3 लेगा, तो इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये कितना लेगा 2 लेगा 8 होने के लिए, तो इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और ये कितना लेगा, ये 1 लेगा, तो इसके लेने के लिए इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। आई होप कि आप समझ पा रहे हैं कि 1 2 3 वालों का वैलेंसी अपना कंप्लीट करने के लिए अपना इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा, तो उसका वैलेंसी कितना हो जाएगा 1 2 3। लेकिन 5 6 7 वाले अपना लूज नहीं करेंगे क्योंकि उसके पास अपने ही ज्यादा पैसे हैं,
तो वो दूसरों से दूसरे आके उसके पास पैसा देंगे कि भाई आप रख लो और अपना कंप्लीट कर लो, तो वो क्या करेंगे, गेन करेंगे। ठीक है, तो वो 5 वाले कितना लेंगे, 3 लेंगे तो 8 हो जाएंगे, तो उसका बैलेंस कितना हो गया, 3 हो गया। 6 वाले 2 लेंगे तो 8 हो जाएंगे, तो उसका बैलेंस कितना हो गया, 2 हो गया। और 7 वाले क्या लेंगे, 1 लेंगे, तो वो कंप्लीट कर लेंगे, अपना 8 कर लेंगे। क्लियर है। अब जिसके आउटर मोस्ट सेल में ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन है, तो वो क्या करेंगे भाई, उसका तो खुद स्टेबल है, वो उनको ना किसी से कोई इलेक्ट्रॉन का लेना है, ना कोई इलेक्ट्रॉन देना है, ना लूज करना है, ना गेन करना है। तो वो वैसे एटम को क्या बोलते हैं, अस्थाई एटम, अस्टेबल एटम बोलते हैं। ठीक है, जिसके बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होता है उसको क्या बोलते हैं, अस्टेबल एटम। ठीक है, या उसको निष्क्रिय गैस या इनर्ट गैस भी बोलते हैं। अब पढ़ते हैं आयन। ठीक है, आयन कैसे बनता है। तो जो ये इलेक्ट्रॉन कुछ इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, कोई एटम कुछ इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, कोई एटम जो कुछ इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, तो इस ऐसे स्थिति में क्या होता है कि लूज और गेन करने में उसके मतलब कि वो आयन कोई ऋणात्मक बनता है, कोई धनात्मक बनता है, कोई पॉजिटिव चार्ज बनता है, कोई नेगेटिव चार्ज बनता है। तो कौन पॉजिटिव बनेगा, कौन नेगेटिव बनेगा। तो मैं आपको बता दूं कि जब आप किसी को पैसा देते हैं तो आप पॉजिटिव में रहते हैं। ठीक है, और आप किसी से पैसा लेते हैं तो आप कर्जे में आ जाते हैं, नेगेटिव में। आप देखें अपने पहले, आप अगर फोन चलाते होंगे तो एयरटेल से आपका अगर बैलेंस खत्म हो गया तो एयरटेल से जब आप बैलेंस लेते थे, बोलता था कि लोन लो, उस समय आपको वो 10 रुपया देता था, 10 रुपये में 7 रुपये देता था। तो जब आप बैलेंस चेक करते थे तो -7 रुपये आपके अकाउंट में दिखाता था। क्या दिखाता था, -7। और जब आप पैसा डलवाते थे तो ये पैसा काट लेता था, तो माइनस में दिखाता था। मेरा कहने का मतलब वो है कि जो दूसरे से इलेक्ट्रॉन को लेगा अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए या डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए, हीलियम के केस में डुप्लेट कंप्लीट करता है, मतलब कि 2 ही इलेक्ट्रॉन रहता है तो वो स्टेबल हो जाता है। तो अपने आप को 2 करने के लिए या अपने आप को 8 करने के लिए, ऑक्टेट ही बोलते हैं बार बार क्योंकि हीलियम एक एक्सेप्शन है। तो जो अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन लेगा, अगर ले रहा है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, वो ऋणात्मक आयन होगा। और अगर दे रहा है तो वो धनात्मक होगा, क्योंकि वो धनी है तभी तो दे रहा है। धनात्मक मतलब पॉजिटिव होगा। क्लियर है, आप ऐसे याद कर सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन अपने आप को कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन ले रहा है वो निगेटिवली, और जो दे रहा है उसको क्या बोलेंगे, पॉजिटिवली। तो यहीं से क्लियर होता है। तो आयन 2 तरह के होते हैं, पॉजिटिव आयन और निगेटिव आयन। पॉजिटिव को इंग्लिश में कैटायन बोलते हैं और इसको बोलते हैं एनायन, मतलब कि धन आवेशित, इसको ऋण आवेशित। ये इलेक्ट्रॉन का लूज करता है, पॉजिटिव वाले इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, जो लूज करता है उसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव। और जो गेन करता है, जो लेता है किसी से इलेक्ट्रॉन, उसको क्या बोलते हैं, निगेटिव, मतलब कि ऋणात्मक आयन। तो ये क्या हो गया, मान लो कि ये क्या है, सोडियम है। सोडियम का आउटर मोस्ट में कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन है। इसको 7 किसी से लेना होगा तो 7 तो ये लेगा नहीं, क्या करेगा, अपना ये वाला लूज कर देगा। तो जब इसको लूज करेगा तो इस पे कितना चार्ज आ जाएगा, 1 पॉजिटिव चार्ज आएगा। सोडियम पे कितना आ जाएगा, 1 पॉजिटिव, मतलब क्योंकि 1 ये दे दिया है तो ये पॉजिटिव आयन होता है, कैटायन होता है। सोडियम क्या बनाता है, हमेशा कैटायन बनाता है। और क्लोरीन क्या बनाता है, इसको 7 इलेक्ट्रॉन है, इसको किसी से 1 लेगा तब इसका 8 होगा, तो ये क्या बनेगा, क्लोरीन -1। आप देखते होंगे कहीं भी केमिकल फॉर्मूला लिखा होता है तो यहाँ पे सोडियम के ऊपर पे +1 लिखा रहता है और क्लोरीन के ऊपर पे -1 लिखा रहता है। क्लियर है। और कोई भी एटम ले लें, मान लो ले लो कौन सा, आर्गन। आर्गन का कितना होता है, 18। जब आप लिखोगे तो कितना हो जाएगा, 2 8 8 8 तो 10 10 8 18। तो ये क्या हो गया, इसका तो ऑलरेडी कंप्लीट है, तो ये कोई भी इलेक्ट्रॉन ना लेगा ना देगा, तो इसका वैलेंसी कितना हो गया, 0। वैलेंसी मतलब संयोजकता कितना हो गया, 0। तो ये ना केटायन बनाएगा ना एनायन बनाएगा, ये कुछ नहीं, ये निष्क्रिय गैस है। आर्गन क्या है, निष्क्रिय गैस है। और कोई एटम ले लो, और कोई एटम, नियॉन ले लो, 10 ले लेंगे, 10 वाले ले लें, जिसका एटॉमिक नंबर 10 है। तो 10 वाले को कैसे होगा, 2 8, इसका भी कंप्लीट है। अच्छा चलो 8 वाले को ले लें, तो इसका कितना हो जाएगा, जिसका एटॉमिक नंबर 8 है, तो इसको कैसे करेंगे, 2 और 6। तो इसको 6 है, बाहरी सेल में इसका कितना इलेक्ट्रॉन है, 6 2 8 हो गया। तो इसको क्या चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये क्या बनाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन इसको लेना पड़ेगा। तो लेने वाले को क्या बनता, जो लेता है किसी से कर्ज लेता है उसको क्या आता है, निगेटिव चार्ज आता है। ठीक है, तो ये क्या बनाएगा, एनायन बनाएगा। ठीक है, आई होप कि आप समझ पाएंगे केटायन और एनायन।
यहाँ पे इनर्ट गैस के बारे में बता दिया जिसका वैलेंसी 0 होता है। इनर्ट गैस कौन कौन सा होता है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन। ठीक है, इतना करने के बाद आपको आई होप कि आप सब समझ पाए होंगे कि कैसे क्या वैलेंसी होता है। आप 1 से 30 तक याद कर लेंगे, उसके बाद मैं आपको डिस्कस और आगे बढ़ाऊंगा इस चैप्टर में। अगर इस चैप्टर में आपको कुछ नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे कि सर ये बात नहीं समझ में आया। चलिए मैं अब उस स्टूडेंट के क्वेश्चन के बारे में बात करता हूँ जो वो भेजे थे कि सर इसका मेरे को सॉल्यूशन बता दीजिए। टेलीग्राम पे वो भेजे थे। उनका क्वेश्चन ये था कि 3 प्रतिरोध जो है एबीसी में संयोजित है, मतलब कि एक ट्रायंगल पे, एक त्रिभुज के एबीसी पे वो 3 इलेक्ट्रॉन क्या है? संयोजित है। ये क्या है? एक ट्रायंगल है। ठीक है, इसमें 3 एबी जो साइड पे 40 ओम का वो रेसिस्टर है, प्रतिरोध है, बीसी पे 60 ओम का और सीए पे 100 ओम का है। तो उसका बिंदु एबी के मध्य पूछा है, प्रभावी प्रतिरोध निकालना है। तो देखिए मैं यहाँ पे उसका सॉल्यूशन किया हूँ, आप सब देखें। इस तरह से क्वेश्चन था कि एबीसी एक ट्रायंगल है। ठीक है, इस पे क्या है? इलेक्ट्रॉन इस पे सजाए गए हैं। ठीक है, ये तो ए पे दिया गया था, एबी पे 40 दिया गया था, 40 में लिख लिया। बीसी एसी पे दिया गया था 100 और बीसी पे कितना दिया गया था? 60। अब एबी के बारे में, एबी के मतलब कि इसमें पूछा था कि एबी के रिस्पेक्ट में उसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस पूछा था कि कितना होगा। तो जहां पे भी जिसके रिस्पेक्ट में पूछेगा वहां पे आप बैटरी लगा देंगे। मैं बैटरी यहाँ पे लगा दिया। जैसे ही आप यहाँ पे बैटरी सेट किए तो देखिए यहाँ पे ये देखिए, अब आप इसको इस क्वेश्चन में समझना होता है कि कौन जो है इलेक्ट्रॉन, कौन सा जो रेसिस्टर है वो समानांतर में है और कौन सा श्रेणी में है। तो देखिए ये 60 है और ये 100 है। देखिए इसका मैं कैसे बताया था कि इसका एक एंड पहले वाले, इसका एक एंड इसके दूसरे अंत से, और ये दोनों अलग अलग छोर से जुड़े हुए हैं बैटरी से। तो ऐसा जब भी कनेक्शन रहेगा तब क्या उसको बोलेंगे? सीरीज या श्रेणी बोलेंगे। तो एबी और ये क्या हो गया? बीसी और एसी क्या है? श्रेणी में है। तो श्रेणी में कैसे रेसिस्टेंस को जोड़ते हैं? डायरेक्ट जोड़ देते हैं। 60 + 100 तो 160 आ जाएगा। इसके बाद मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखा हूं कि ये दोनों को जोड़ने पे 160 आ गया। अब जब आप देखेंगे तो अब ये तीसरे को लास्ट में जोड़ेंगे। ठीक है, तो ये क्या आ गया? 60 और 100 160। अब ये पहले से एबी था, इस एबी का एबी पे कितना था? 40 और ये कितना हो गया? 160। अब देखिए यहाँ पे 2 रेसिस्टर, ये और ये। अब देखिए ये दोनों रेसिस्टर का एक एंड और दूसरा अंत, दो रेसिस्टर का पहला 2 छोर एक ही जगह पे बंधा हुआ है और दूसरा 2 छोर एक ही जगह पे बंधा हुआ है। देखिए इस तरह से बंधा हुआ है। मान लीजिए आप ये रेसिस्टर लिए, ये इसको ऐसे, इसका पहला छोर इसका दूसरा छोर, तो इस तरह से अगर बंधा रहेगा, मैं बता देता हूँ फिर से, इसका पहला छोर ऐसे, ये ऐसा बांधा गया था। ये देखिए ये दोनों रेसिस्टर का पहला छोर और दूसरा छोर एक जगह बंधा हुआ है। तो जब ऐसा भी रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे? पैरेलल, मतलब समानांतर श्रेणी। तो अब ये दोनों क्या है? आपस में समानांतर है। तो समानांतर को सीरीज को सॉल्व करने के लिए क्या होता है? 1/r इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/r1 + 1/r2। ठीक है, तो इसको एलसीएम लेंगे तो 160, 160 के बाद इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1, और इसको डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे 1 और इसको डिवाइड करेंगे तो 4, तो 5/160। 5/160 को डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/32। और आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 32 क्रॉस मल्टीप्लाई होने के बाद। तो इस क्वेश्चन में सबसे ज्यादा ये समझना था कि कौन कौन से सीरीज में है और कौन कौन से पैरेलल में, कौन कौन से श्रेणी में है और कौन कौन से समानांतर में है। तो जो भी रेसिस्टर ऐसे अगर जुड़े होंगे, मैं बताया था कि अगर इन टू एन जुड़े हुए हैं, एक का अंत दूसरे के अंत से, और बस लास्ट में इसका पहला छोर और इसका लास्ट वाला छोर बैटरी से जुड़ा है। देखिए इसमें क्या है? ये क्या है? ये देखिए पहला छोर इसका दूसरे छोर से जुड़ा हुआ है, इसका लास्ट छोर और इसका लास्ट छोर बैटरी से जुड़ा हुआ है। तो ऐसे क्रम को क्या बोलेंगे? श्रेणी। तो ये दोनों क्या है? श्रेणी, सीरीज में है। पहले इनको सॉल्व करेंगे, फिर जब इसको देखेंगे, फिर मैं बताया था कि अगर 2 से ज्यादा रेसिस्टर हो, या 2 से ज्यादा रेसिस्टर है और दोनों का पहला छोर है, देखिए ये एक रेसिस्टर है और ये एक रेसिस्टर है, इसका अगर ये पहला छोर है और इसका ये दूसरा छोर है, इसका अगर ये पहला छोर है, इसका ये दूसरा छोर है, तो देखिए दूसरा छोर दोनों का एक जगह पे है और पहला छोर दोनों का एक जगह पे है। फर्स्ट एंड और लास्ट एंड दोनों का एक जगह पे है और ये बैटरी से दोनों कनेक्टेड है। तो ऐसा जब रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे? पैरेलल यानी समानांतर बोलेंगे। तो यहाँ पे समानांतर का फॉर्मूला लगा लेंगे, वहां पे सीरीज का फॉर्मूला लगा लेंगे, और लास्ट में आप दोनों को सॉल्व करने के बाद आप इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकाल पाएंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक कर दे और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे कि हाँ सर अच्छा लगा। और नेक्स्ट वीडियो हम लोग केमिस्ट्री का करेंगे
और फिजिक्स का भी धीरे धीरे करते रहेंगे। मैं जितना पढ़ा दिया हूँ फिजिक्स आप वहाँ पे रिवीजन करें। ये केमिस्ट्री का एक चैप्टर खत्म होगा तो फिजिक्स का मैं एक चैप्टर ले लूंगा बीच में, ठीक है, ताकि आपको केमिस्ट्री भी रिवाइज करने के टाइम मिल जाए। आप सबसे ज्यादा ये है आप एटॉमिक नंबर 1 से 30 तक याद करके रखें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आप समझ पाए होंगे। अगर आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े हुए हैं तो जल्दी से जाके जुड़ जाएं, क्योंकि आपको भी ऐसा बेनिफिट मिल सकता है। आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वहां पे आपको सॉल्यूशन मिलेगा। सॉल्यूशन ऐसा नहीं है कि मैं ही करूंगा, अगर किसी स्टूडेंट को उसका सॉल्यूशन आ रहा है अच्छा से और कोई स्टूडेंट क्वेश्चन भेजे तो आप भी उसमें उसका सॉल्यूशन सेंड कर सकते हैं, अपने कॉपी पे बना के और उसमें सेंड कर सकते हैं। चलिए आई थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप कि आप समझ पाए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, बाय बाय।